का शादी कर देंगे। तो लोग अपने जीवन को कभी भी आज के लिए नहीं सोचता है। जब भी कोई सोचता है तो लंबा लाइफ सोचता है। तो जब लाइफ को आप असीम संभावना के स्तर पे सोचते हैं ना, तब लगता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हासिल नहीं कर पाते। क्यों? दो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहता है, ये भी भूल जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये हासिल नहीं होता है? कुछ ना कुछ तो वजह होगा। जब आप असीम संभावना के स्तर पे देखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं, जो भी आपका गोल होता है। इसी मुद्दे पे मैं बताया था कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि निर्वाण की संभावना सभी में है, लेकिन सभी को निर्वाण नहीं मिला। इसलिए कि जिन लोगों ने समय का इस्तेमाल किया, एनर्जी का इस्तेमाल किया, उनको निर्वाण मिला, और जिन लोगों ने इसका सदुपयोग नहीं किया, उसको निर्वाण नहीं मिला। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें एक संदर्भ की बात थी कि एक आदमी मर गया। मरने के बाद कहाँ जाता है? यमलोक। जो हमारी हिंदू मान्यता है वो कहाँ? यमलोक गया। तो यमराज बैठ गए उसका हिसाब किताब करने के लिए कि तुमने कितना कुकर्म किया, कितना सुकर्म किया। यमराज बोले, भाई कि तुम्हें तो हम नरक भेजेंगे, तुम तो अपने जीवन में बहुत गंदा काम किए हो, मर्डर भी किए हो, चोरी भी किए हो, डकैती भी किए हो, अय्यासी भी किए हो, इसलिए सोचते हैं कि तुमको नरक भेज दिया जाए, वहाँ बड़ा कष्ट झेलोगे। वो बंदा बोला कि पहले भी तो नरक में ही थे, हम कहाँ स्वर्ग में थे, आप कौन सी नई जगह भेज दीजिएगा कि हमको कष्ट होगा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तब भगवान को लगा इसको तो नरक भेजेंगे, कोई कष्ट ही नहीं होगा। तो फिर यमराज ने कहा कि नहीं, मैं तुमको स्वर्ग भेज दूंगा। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको नरक बना देंगे। ठीक है, उसको नरक बना देंगे। कहने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं वो बनाते हैं, आप जो नहीं चाहते हैं वो नहीं बनता है। आप अच्छा चाहेंगे अच्छा बनाएंगे, बुरा चाहेंगे बुरा बनाएंगे। ये कोई भगवान बनाने नहीं आएगा, आपको खुद बनाना है। तो आखिर कैसे बनाना है, क्या तरीका है बनाने का? आपको लगता है कि कल आने वाला है, हम लोग जनरली प्लान करते हैं तो कहते क्या है, कल से रूटीन फॉलो करेंगे। आप लोगों ने कई बार बोला कल पढ़ के आएंगे, नहीं, कई बार हुआ कल टेस्ट देंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, वो कल कभी नहीं आया। क्योंकि जो कल होता है ना, वो भी आज ही होता है। दरअसल कल जिसको हम कह रहे हैं वो कल का क्या होगा, आज ही होगा ना। तो हमारे पास जो टाइम मिलता है ना, वो आज के लिए मिलता है। मेरे अकाउंट में कुल मिलाकर 86,400 सेकेंड है जो आज हमको भगवान ने दिया। नहीं, आज दिन भर 24 घंटा सबको बराबर मिला है। अंबानी हो चाहे हम हो चाहे रिक्शा चलाने वाला, किसी को अलग अलग नहीं मिला है, सभी को इतना ही टाइम मिला है। अब निर्भर करता है आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको अगर आप कल पे टाल दिए तो आज तो चला जाएगा। नहीं, एक मोबाइल खरीदते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, पूरा निचोड़ के इस्तेमाल करते हैं। नहीं, पैसा लगा है, इसको जब देख लेना है, जब तक उसका एकदम जर्जर पुर्जा ढीला नहीं हो जाए तब तक आप उसका यूज करते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास टाइम मिला है, इसका निचोड़ के यूज क्यों नहीं करते हैं? इसको भी निचोड़ लेना है, ठीक है, कल के लिए फिर कल मिलेगा, कल फिर टाइम देंगे, कल उस पर उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोग प्लान करते हैं नहीं कल करेंगे, फिर कल जब होगा तो फिर बोलिएगा कल करेंगे। आखिर ये वर्क हम करते क्यों हैं? कभी सोचें कि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है? हम जितने लोग काम करते हैं ना, तीन ही फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर काम करता है प्रॉफिट। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो हम प्रॉफिट सोचते हैं, नहीं, जो भी काम कर रहा है वो प्रॉफिट ही सोचता है, पैसा आना चाहिए चाहे जैसे भी हो। दूसरा काम करते हैं, क्या उद्देश्य होता है, पावर आना चाहिए, नहीं। अब कोई नेता बनना चाह रहा है, उसके पीछे भी उसका उद्देश्य क्या है, पावर। मंत्रालय मिले तो फिर बहुत अच्छा मंत्रालय मिले, नहीं, गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, रेलवे मिलना चाहिए। सामान्य मंत्रालय से कोई नेता खुश नहीं है। आप लोगों को नौकरी मिलेगी, मान ली लेबर डिपार्टमेंट मिल जाए, बड़ी खुशी नहीं होगी, लगेगा ना एसडीएम मिलता, आईपीएस मिलता, ये ज़्यादा अच्छा होता, तो इसका मतलब पावर। और तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य पैशन हो सकता है, जिसको लगता है नहीं हम इसी के लिए बने ही हैं, हमको हर हाल में करना होगा। तो जब तक आपका वर्क आपका पैशन नहीं बनता है ना, तब तक कोई उपाय नहीं है। मान ली पावर मिल गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। वो आपका पैशन बने, ये भी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर कोई काम आपका पैशन होता है ना, वो पैसा भी देता है, पावर भी देता है। इसलिए ये सोचिए कि नहीं, हमारा ये पैशन है, हमें ये पढ़ना है, हमें बहुत अच्छा करना है, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तब आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कभी आपने सोचा टाइम आपका मैनेज क्यों नहीं होता है? जिससे आप पूछिए, अपने किसी फ्रेंड से आप बात कीजिए कि आज तेरे पास टाइम है, कहेगा ना। आपको लगता है कि वो अगला बार IAS निकाल रहा है? ऐसा चांस लग रहा है? जो लोग बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? जिसको पूछिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं? टाइम तो 24 घंटा है, लेकिन फिर भी टाइम नहीं है, इसका मतलब हम टाइम को मैनेज नहीं करते। टाइम मैनेज क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा कि हमारा टाइम क्यों नहीं मैनेज होता है? 2 ही 3 फैक्टर काम करता है।
एक जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है वो तो सोने जगने की दिनचर्या, आपका रूटीन नहीं है, तो आपका टाइम सब बर्बाद हो जाएगा अगर आप सही टाइम पे नहीं सोते। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 9 बजे सो जाइए अक्षय कुमार की तरह, नहीं सुबह 4 बजे जग जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, ये सफल होने के बाद की बात है। लेकिन अभी एक बात तो है कि हम 12 बजे सोते हैं तो 12 बजे सोएंगे, 2 बजे सोते हैं 2 बजे सोएंगे, तो जगने का टाइम अगर फिक्स होगा तभी आपके दिन का काम कंटिन्यू चलेगा। लेकिन कभी क्या होता है, कभी 2 बजे सोएंगे तो कभी 10 बजे जगेंगे, ऐसा जनरली होता है। कुछ लोग 1 बजे सोते हैं तो कभी जग गए क्या 9 बजे जग गए, वही बंदा फिर 3 बजे सो रहा है, फिर जगेगा कितने बजे, हो सकता है 12 बजे जगे। तो सोने जगने का टाइम अगर फिक्स नहीं है तो बॉडी तो रेगुलरेट होता है एक रूटीन से ना, आप उसको एकदम अनियमित कर दीजिए तो फिर वर्क करना बंद कर देगा। एक दिन तो आप पढ़ेंगे, दूसरे दिन फिर चौपट हो जाएगा, यही होता है। दूसरा आपका जो मोबाइल है, ये मोबाइल भी अपने आप में, कभी आपने मोबाइल को अलग रख के देखा है एक आध दिन के लिए? एक दिन किसी के यहाँ छूट जाए, छोड़ दीजिए, लगेगा जीवन छूट गया, लगता है मेरा जितना गोपनीय चीज़ है सब वो जान जाएगा। इस बात का सबसे बड़ा डर होता है, जिंदगी चल जाए तो भी खतरा है बदनामी की। नहीं, मोबाइल लोग एकदम छोड़ना नहीं चाहते, इसको एकदम हर वक्त रहना चाहिए, सोया तो भी बगल में है, रात दिन घंटी बजेगा, जब मर्जी तब जगेंगे। कभी मोबाइल को छोड़ के देखिए, संडे होता है ना, एक दिन छोड़ के देखिए बगैर मोबाइल के कैसा ज़िंदगी बीतता है, बड़ा मज़ेदार होगा। एक दिन ट्राई करके तो देखिए। ऐसा नहीं किसी का फ़ोन नहीं आएगा या आ जाएगा, आप नहीं उठाएंगे तो कुछ विपत्ति आ जाएगी। ये पिछले इतने वर्षों से तो कुछ हुआ नहीं, तो एक दिन मोबाइल अगर कोई बजाए और नहीं बजेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। एक दिन ट्राई करके तो देखिए, तब आपको लगेगा कि हम कितना टाइम बर्बाद करते थे मोबाइल पे। ये कभी आपको कॉन्सेंट्रेट होने नहीं देता है, कभी नहीं होने देता है, आपका स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन घटाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मोबाइल नहीं देखिए, मोबाइल देखिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कीजिए। लेकिन जनरली अगर आप दिन भर मोबाइल के साथ है ना, तो आप ब्रेन को कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। अभी अभी एक आंकड़ा आया, जो लोग टीवी पे आप सीरियल देखते हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो सीरियल देखती हैं, कई ऐसे पुरुष हैं रामायण महाभारत भी देख रहे हैं। तो जनरली कहा जाता है कि देखने के क्रम में जो वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं उसको देखने में, उसका 70% टाइम वो बर्बाद करते हैं उन चीज़ों को देखने में जो वो देखना नहीं चाहते हैं। बीच में ऐड आ गया, फिर चैनल चेंज किया, कुछ और देख लिया, बीच में कुछ और देख लिया, ठीक है, वो सिस्टमेटिक नहीं देखना, देखी तो चीज़ है, लेकिन बहुत सारा फालतू चीज़ वो देखते रहते हैं। हम लोग जनरली यूट्यूब पे यही काम करते हैं, यूट्यूब खोलिए, रील्स आ रहा है, पता चला एक निकला, दूसरा फिर तीसरा, पता चला 2 घंटा कब बीता, हवा ही नहीं लगा, होता है। तो ये जनरली क्या होता है, टाइम किलिंग के साथ साथ आपका कॉन्सेंट्रेशन को वो क्या करता है, खराब कर रहा है, आप कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते। जो अभी मैं पूछा आत्मीय सभा और इतना टेंशन हुआ बताने में कि राजा राम मोहन राय या कोई और, ये क्या है, आपको लगता है कभी भूलने की चीज़ है? कभी भूलने की चीज़ नहीं है, लेकिन तब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, तो गड़बड़ होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन अच्छा हो। इसके लिए ज़रूरी है पढ़ने के क्रम में कम से कम उस वक्त तो मोबाइल को ऑफ करके रख दीजिए, चाहे दुनिया बाहर में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अरे आपका लाइफ है तभी दुनिया का लाइफ है ना। मान ली दुनिया बहुत सुंदर हो, आप रहे ही नहीं, क्या फ़ायदा है इस दुनिया का? अरे हम रहे और दुनिया सुंदर हो, तब तो दुनिया का हम मज़ा ले सकते हैं। नहीं, कभी इस स्तर पर तो सोचिए। सबसे ज़रूरी है आपका होना, और आपका होने के लिए बहुत ज़रूरी है आपका खुद से प्यार करना, तब दुनिया सुंदर भी लगेगा और दुनिया से भी प्यार करेंगे। जब अपना ही करियर खत्म हो जाए तो दुनिया बहुत अच्छा हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तब तो फिर दूसरे का ढोलक बजाना पड़ेगा। नहीं, हमारा अमुक आदमी ये और हमारा अमुक आदमी ये बोल के खुश होना पड़ेगा, दूसरा तो कोई विकल्प बनता नहीं। चलिए हम लोग टॉपिक पे आ जाए। लीजिएगा किसान आंदोलन कब? 20वीं सदी का किसान आंदोलन। चलिए पहले आप लोग बताइए 20वीं सदी का किसान आंदोलन क्यों? 20वीं सदी का किसान आंदोलन, हम लोग 20वीं सदी के 2-3 इवेंट को जाने हैं। जैसे महात्मा गांधी का आगमन हुआ 1915 में, 1917 में, 18 में उन्होंने 3 आंदोलन में शिरकत किया, एक चंपारण, एक खेड़ा और एक अहमदाबाद, है ना। अगर आप अहमदाबाद को छोड़ दें तो चंपारण और खेड़ा किस मुद्दे पे? कृषक के मुद्दे पर है, ठीक है। महात्मा गांधी के इस आंदोलन के बाद आप देखते क्या है, पूरे भारत में किसानों में अवेयरनेस आ गया, किसानों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ, किसान ऑर्गेनाइज होने लगे, किसानों के संगठन बनने लगे। यही दौर है जब आप देखते क्या है, अवध किसान सभा का गठन होता है, बिहार किसान सभा का गठन होता है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। और तब आप देखते क्या है कि एक के बाद एक लगातार किसान आंदोलन होते रहे, और ये किसान आंदोलन सेपरेट किसान आंदोलन के रूप में ही नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ ये शामिल हो जाता है, और राष्ट्रवादी आंदोलन के सामाजिक आधार को क्या कर देता है, विस्तृत कर देता है, जिसके कारण सरकार दबाव में आती है। आखिर क्या वजह था कि 20वीं सदी में किसान आंदोलन हुआ? 20वीं सदी के किसान आंदोलन का क्या रीजन? 2 कारण हो सकता है, आंतरिक स्तर पे भी कारण हो सकता है, बाह्य स्तर पे भी कारण हो सकता है। अगर आप आंतरिक स्तर की बात करें तो आंतरिक स्तर पे 2 कारण की चर्चा मुख्य रूप से आप कर सकते हैं। एक तो प्रथम विश्व जनित समस्याओं की बात कर सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था,
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का क्या कहना था? ब्रिटेन का यही कहना था कि हर एक राष्ट्र को आत्मनिर्णय का राइट होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर ब्रिटेन विजित होता है तो भारत में प्रजातांत्रिक संस्था को क्या करेगा? डेवलप करेगा। इसी उम्मीद के साथ भारतीयों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया था, नहीं यही मुख्य रीजन था। लेकिन तब क्या समस्याएं तो ढेर सारी उभरती चली गई और समस्याओं के प्रति ब्रिटिश क्या रहे? बिल्कुल उदासीन रहे। जैसे खाद्यान्न संकट की समस्या उभरकर सामने आ गई, महंगाई की समस्या उभरकर सामने आ गई। ब्रिटिश ने वादा खिलाफी भी किया। युद्ध के बाद भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो कहा था कि भारत में प्रजातांत्रिक मूल्य को वो स्थापित करेंगे, इसमें भी उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं रही। इसके कारण देश क्या था? प्रभावित था। भारत के विभिन्न वर्ग प्रभावित हुए, किसान भी प्रभावित हुआ, पूंजीपति भी प्रभावित हुए, मजदूर तबका भी प्रभावित हुआ। तो ये भी एक प्रकार का रीजन हुआ करता था, क्योंकि किसानों में असंतोष था। इसके कारण खाद्यान्न संकट की स्थिति थी और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ गई। उनके खाद्यान्न का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा था, इसलिए किसान क्या थे? संकटग्रस्त थे। एक कारण तो ये बन सकता है। दूसरा, यही वह दौर है जब महात्मा गांधी का भारतीय पटल पर आगमन हुआ। महात्मा गांधी का आगमन हुआ तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण में शिरकत किया किसान के मुद्दे पे, पुनः खेरा में शिरकत किया किसान के मुद्दे पे, किसानों को ऑर्गेनाइज किया, किसान के बीच में काम करना शुरू किया। और पहली बार महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम देखते क्या है, चंपारण में सफलता मिली, खेरा में सफलता मिली। किसानों के आत्मबल का विकास हुआ। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी ये लगने लगा कि अगर वो किसानों के बीच काम करेंगे तो जनमत क्या होगा? विस्तृत होगा। नहीं, किसानों को भी लगा कि राष्ट्रीय स्तर के नेता के साथ जुड़कर अगर वो ऑर्गेनाइज होते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार पर अपना दबाव डाल सकते हैं। तो गांधी के आगमन के कारण, गांधी की सफलता के कारण किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा, किसानों का आत्मबल बढ़ा, किसान ऑर्गेनाइज हुए। क्योंकि चंपारण की जीत का समाचार पूरे भारत के किसानों को मिला, तो किसानों को भी अपनी शक्ति का एहसास हुआ। किसानों को भी लगा अगर वो ऑर्गेनाइज होकर संघर्ष करते हैं, अगर उनके बीच राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व होता है, तो वैसी स्थिति में अपनी डिमांड के पक्ष में सरकार पर दबाव डाल सकते हैं और उन्हें सफलता मिल सकती है। तो ये भी एक कारण था कि किसान ऑर्गेनाइज हो गए और यही वजह था कि ढेर सारे संगठन अस्तित्व में आ गए। यही दौर है जब बिहार किसान सभा, अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है। तीसरा, अगर आप देखें तो कुछ मौलिक कारण भी मौजूद थे किसानों के आंदोलन के लिए, जिसके तहत आप बात कर सकते हैं क्या? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर सकते हैं। लगान की दर बढ़ी हुई, माफीनामे की कोई गुंजाइश नहीं, लगान वसूली में सख्ती, ठीक है, या काश्तकारी हक का असुरक्षित होना, ये तमाम ऐसे वजह थे जो किसानों के असंतोष का कारण था। ठीक है, अब अगर बाह्य आप रीजन की बात करें तो यही वह दौर है जो सोवियत रूस में क्या हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुई। बोल्शेविक क्रांति की सफलता के साथ रूस में जारशाही सत्ता का समापन हुआ और समाजवादी सत्ता क्या हुई? स्थापित हो गई। सोवियत रूस ने पूंजीवाद के विरोध में नारा दिया, क्योंकि उसका दृष्टिकोण क्या था? नजरिया क्या था? समाजवादी का। सोवियत इंटरनेशनल ने नारा दिया, दुनिया के किसान मजदूर एक हो जाओ। इसका मतलब ब्रिटिश पूंजीवादी मॉडल के बिल्कुल अगेंस्ट था, वो किसान मजदूर का पक्षधर था। इसका भी इंपैक्ट भारत पर पड़ रहा था। भारत के किसानों में, मजदूरों में भी जन जागृति आई, भारत के नेताओं में भी जागृति आई कि किसान मजदूर को एक साथ करके अगर हम आंदोलन करते हैं, चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी किसानों की, मजदूरों की भारत में है, अगर वो ऑर्गेनाइज होकर आंदोलन में सशक्त हिस्सेदारी दिखाते हैं तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला जा सकता है, ब्रिटिश को भारत से निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका भी इंपैक्ट पड़ रहा था किसानों पर। और यही वजह था कि 20वीं सदी में क्या हुआ? किसान आंदोलन हुआ, जिसके अंतर्गत आप कई किसान आंदोलन को पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन होता है। जैसे आप याद कीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है एक्का आंदोलन। एक्का आंदोलन कहने का मतलब है एकता आंदोलन। ठीक है, अवध क्षेत्र में हो रहा है। नाई धोबी बंद आंदोलन नहीं, उत्तर प्रदेश में रहा। उसी वक्त देखते क्या है, गुजरात में बारदोली सत्याग्रह हो रहा है। आगे आप पढ़ते हैं बंगाल में तेभागा आंदोलन, है ना। 1936-37 में बिहार में बकास्त भूमि आंदोलन हो रहा है। उस जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में देखें तो बिहार में और क्या हो रहा था? चौकीदारी का रोको आंदोलन हो रहा था। ऐसे ढेर सारे आंदोलन आपको देखने को मिलते हैं।